नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का 5वां पाठ मिठाई वाला। ठीक है बच्चों, तो मिठाई वाला यानी आपको तो पता ही है, मिठाई मीन्स स्वीट है ना, और वाला वाला मीन्स उसे बेचने वाला। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे पेज नंबर 26 पर हमें ये चित्र दिखाई दे रहा है। उसके नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हम रीड करेंगे। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है बच्चों, इसका आंसर हमें लिखना है कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, चित्र में हमें ध्यान से देखिए, गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं, खिलौने दिखाई दे रहे हैं, और ये बेचने वाला है, और लड़का है, एक लड़की है, और बहुत सारे ढेर सारे खिलौने हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। चित्र के आधार पर बताओ कि वह आदमी कौन है। ठीक है बच्चों, तो इस चित्र को देखकर हम क्या सोच सकते हैं कि आदमी कौन होगा? तो हम सोच सकते हैं कि ये आदमी क्या होगा? खिलौने बेचने वाला होगा। खिलौने बेचने वाला आदमी किस प्रकार बोलकर अपनी दुकान की ओर बच्चों को आकर्षित कर रहा होगा? तो हम लिख सकते हैं, वो आदमी बोल रहा होगा, देखो देखो कितने सारे रंग बिरंगे गुब्बारे खिलौने हैं, कम दाम में अधिक दूंगा। वो क्या बोल रहा होगा? मैं कम पैसों में ज़्यादा खिलौने दूंगा। देखो ये खिलौने कैसे हैं, रंग बिरंगी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 27 देखेंगे। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या क्या कहा गया है? खिलौने वाले के बारे में कहा गया है, जो मीठे स्वरों में मीन्स मधुर आवाज़ में, गलियों में मीन्स जो बस्ती होती है वहाँ पर गलियाँ होती है ना, तो वहाँ पर क्या करता था? वो घूमता रहता था और बच्चों को मन यानी उसका अपने तरफ यानी आकर्षित करता था, केंद्रित करता था, है ना। तो बच्चों का मन कैसा बहक जाता था और बच्चे खिलौने की ओर देखते थे। तो ये सब कौन करता था? खिलौने वाला मीन्स खिलौने बेचने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। ठीक है बच्चों, इस अधूरे सेंटेंस को यानी वो इतना यानी मधुर तरीके से अलग ही ढंग से बोलता कि जो लोग सुनते हैं वो भी क्या हो जाते थे? अस्थिर हो जाते थे, मीन्स बेचैन हो जाते, उसकी ओर उनका ध्यान जाता था। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा गया है, उसके जो कंठ कंठ मीन्स गले से जो ये आवाज़ आती थी, उस आवाज़ को सुनकर आजू बाजू के जो भी घर थे वहाँ पे एक अलग सी हलचल, है ना, मीन्स अलग सी एक गुजबुज यानी हलना वगैरह, ऐसी हलचल शुरू हो जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिको कर उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। ठीक है बच्चों, यानी क्या होता था? जब ऐसी आवाज़ आती थी उस खिलौने वाले की, तो सभी यानी जो औरतें थी अपने छोटे छोटे बच्चों को बालकनी से नीचे ढाक कर देखते कि ये कौन है, क्या खिलौने बेच रहा है। गलियों और उनके अंतव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जो भी यानी बाग बगीचे में आजू बाजू खेलने वाले बच्चे, ये सब यानी खिलौने वाले को देखकर क्या होते? झुंड के झुंड में यानी ग्रुप के ग्रुप में आकर उसके पास खड़े हो जाते। और फिर ये खिलौने वाला क्या करता? अपनी जो बास्केट है, जो भी उसकी पेटी है, वहीं पर खिलौने की पेटी खोल देता और बच्चों को खिलौने दिखाता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, है ना। बच्चे क्या होते? ये जो खिलौने हैं देखकर यानी खुश होते, हाँ, यानी उत्साहित होते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। बच्चे क्या करते थे? पैसे लेकर आते और खिलौने वाले से उसका क्या करते? मोल भाव करते, यानी ये चीज़ कितने में दोगे, वो कितने में दोगे।
पूछते इसका दाम क्या है। बच्चे क्या पूछते, इसका दाम क्या है, मीन्स इसका रेट क्या है। और इचका, और दूसरे का भी यानी इसका भी, और इचका मीन्स इसका भी, मीन्स इसका क्या है रेट, उसका क्या है रेट। हम लोग बोलते हैं ना, कोई शॉप में जाते तो हम लोग सब तरीके से यानी उसका रेट पता करते, ये चीज़ कैसे दी, वो चीज़ कैसे। तो सेम इसी तरीके से बच्चे भी क्या करते हैं, ये खिलौने कितने का है, वो खिलौना कितने का है, ये सब रेट वो पूछते रहते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ये जो खिलौने वाला है वो क्या करता, बच्चों को खिलौने दिखाता, फिर उनकी नन्ही नन्ही जो कोमल छोटी छोटी उंगलियां उनसे अपने पैसे लेता, उनके हाथों में खिलौने देता। और जब खिलौने मिलते तो बच्चे क्या करते, खुशी से कूदते। फिर वो देख के उन्हें खुश होता और फिर से वही गाना गा के बच्चों का मन बहलाने वाला खिलौने वाला ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। फिर से वो क्या करता, वही गाना गाते हुए यानी पूरे बस्ती में घूमता, इस गली से उस गली, यानी उसका आवाज़ इतना यानी बड़ा रहता था कि पूरे बस्ती में उसका आवाज़ गूंजता था। और इसी तरीके से वो चिल्लाते चिल्लाते आगे बढ़ता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा चुंदल है। यहाँ पर कहा गया है राय बहादुर एक है जिनके बच्चे हैं, वो भी उस खिलौने वाले से खिलौने लेकर आए। उसमें से बच्चों का नाम है, एक का नाम चुन्नू और एक का नाम मुन्नू। ठीक है, उसमें से जो बच्चा खिलौना लेकर आया वो बोल रहा, मेरा घोड़ा कैसा चुंदल है, मीन्स मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैसा चुंदल है। फिर जो मुन्नू है वो भी बोला, मेरा भी कितना सुंदर है ना। ये बच्चे कैसे हैं, तोतले बात करते हैं, तो इसलिए उनका यानी ऐसा बात यहाँ पर बोला गया है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। दोनों जो बच्चे थे अपने खिलौने लेकर क्या हो गए, हाथी और घोड़ा लेकर घर भर में कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। ठीक है, उनकी जो माँ थी वो उन्हें देखते रही बहुत देर तक। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने उन्हें बुलाकर पूछा कि तुमने ये कितने में लिए ये खिलौने। मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। मुन्नू ने बोला, मैं तो 2 पैसे में लिया, खिलौने वाला मुझे देकर गया है। रोहिणी सोचने लगी, मुन्नू 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। मुन्नू ने कहा, 2 पैसे में मुझे खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। रोहिणी सोचने लगी कि ये बच्चे यानी ये खिलौने इतने सस्ते में उसे 2 पैसे में कैसे गया है, ये तो बहुत महंगे होने चाहिए थे, मगर ठीक है ये तो दे ही गया है शायद, बोल के वो चुप हो गई। एक ज़रा सी बात ठहरी, थोड़ा देर ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। थोड़ा देर ठहर के रोहिणी अपने कामों में बिजी हो गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, यानी फिर वो इस बारे में सोचती भी क्योंकि उसे क्यों उसे इतना सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता। उसने उसके यानी ज़रूरत भी नहीं सोची। उसके बाद हम देखेंगे 6 महीने बाद, मीन्स 6 मंथ के बाद क्या हुआ वो यहाँ पर लिखा है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद 6 महीने के बाद वहाँ पर एक मुरली वाला आया। ठीक है, जो क्या करता था, बहुत ही अच्छे तरीके से मुरली बजाता था और 2-2 पैसे में बच्चों को मुरली बेचता था।
तो यहाँ पर सोचेगा इतने कम पैसे में क्यों बोल सकता है, इसकी तो मेहनत भी इतनी नहीं आती, में उसको इतने पैसे भी नहीं मिलते होंगे। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, फिर किसी एक व्यक्ति ने उसे पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वो क्या करता है, रंगीन साफा बांधता है, मीन्स गले में एक अलग ही तरीके का गमछा, रंगीन गमछा रखता है और सफ़ेद कुर्ता पहनता है ना। और उसकी एज क्या है, ज़्यादा नहीं है, यही कहीं 30-32 की होगी, मीन्स 30 या तो 32 इसी एज में आगे पीछे होगा, ज़्यादा एज नहीं है उसका। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 28 देखेंगे। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकर प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो यहाँ पर कहा गया है जो पहले खिलौने बेचता था, कहीं ये इंसान वही तो नहीं है ना, जो आपने यानी प्रकार बताया है, जिसका यानी हुलिया जैसा बताया है वो भी सेम इसी तरीके से था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, यानी डेली इसी प्रकार यानी लोग वहाँ पर बातें करते थे कि वो खिलौने वाला तो नहीं है, मगर वो कैसा है, उस्ताद है, यानी बहुत ही अच्छे से मुरली बजाता है। तो मुरली वाले की ऐसे ही उस गलियों में चर्चा होने लगती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली या वाला। बच्चों का यानी बच्चों को ये आवाज़ सुन में आता, उस गलियों में ये आवाज़ हमेशा गूंजता कि बच्चों का मन बहलाने वाला आया, मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। जो रोहिणी है उसने भी यह स्वर सुना और उसे तुरंत ही यानी वो समझ में आया कि वो खिलौने वाले का स्वर है। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी ने तुरंत यानी रोहिणी को समझ में आया कि जो खिलौने वाला था वो भी सेम इसी तरीके से जैसा ये मुरली वाला गा रहा है, सेम वो भी उसी तरीके से गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो उन्होंने कहा, जो रोहिणी है उसने कहा विजय बाबू से जाकर उसे मुरली वाले को बुला के लाओ, ठीक है, क्या पता फिर वो आए ना आए, अभी आया है तो चलो मैं चुन्नू मुन्नू के लिए भी ले लेती हूँ, वे लोग भी पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं शायद। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, जो ये विजय बाबू है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किसी तरह देते हो मुरली? वो वैसे अपना न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते दरवाजे पर गए, उसे बोले, भाई कितने में देते हो ये मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी को सोथनी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। उतने में क्या हुआ, किसी की टोपी पार्क में ही छूट गई है, किसी का जूता पार्क में छूटा है, किसी की टोपी गिर गई है, किसी का पैजामा छूट गया है। बच्चे ऐसे ही भागते भागते हाँफते सब कुछ भूल भाल कर उसके पास आए। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। सब बच्चे बोले, हम भी क्या लेंगे, मुरली, हम भी लेंगे मुरली। तो उतले से आवाज़ में बच्चे बोले। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मीन्स वो खुशी से फूले नहीं समाया, खुशी हुई उसे बोला, सबको देंगे भैया। मुरली वाला बोला, मैं सबको दूंगा भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। उसने कहा, ज़रा रुको, मैं एक एक को देने दो, मैं सबको दूंगा। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे। मुरली वाला बोला, मैं इतना जल्दी थोड़ी ना वापस जाऊंगा, सबको मिलेगा मुरली, मगर थोड़ा ठहरो। बेचने तो आए ही है, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। उसने कहा कि मैं बेचने ही तो आया हूँ,
हाँ, और मेरे पास एक दो नहीं है, पूरी कितनी है, 57 मीन्स 57 है, मैं सबको दूंगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दे दी? तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। उसने कहा ये तो ऐसा देखा जाए तो 3 पैसे की है, मगर मैं आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, यानी वो अंदर और बाहर से खुश होकर मुस्कुरा दिए विजय बाबू। मन ही मन कहने लगे कैसा है, मन ही मन उन्होंने सोचा ये कैसा इंसान है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। उसने कहा कैसा इंसान है ये, सबको तो यही भाव में देता है और मुझे यानी अलग से यानी एहसान जता रहा है। फिर बोले तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। फिर उसने कहा आप लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। उसने कहा तुम लोगों के ऐसे ही झूठ बोलने की आदत होती है, तुम बाकी सबको 2-2 पैसे में देते होंगे, मगर मुझ पर एहसान जताने के लिए तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबू जी की इनकी असली लागत क्या है। उसने कहा बाबूजी आपको कैसे पता कि इसकी असली यानी इसका असली प्राइस क्या है, आपको कैसे पता कि मैंने कितने में खरीदा। यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। ये तो यानी जो गिराइक होता है, मुझसे खरीदने वाला है, उसका दस्तूर है कि उसे पता भी नहीं होता कि ये इंसान कितना यानी मेहनत से बेच रहा है या कितने में खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है। आपको तो ऐसा लगता है, मुझसे गिराइक को तो ऐसा लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। अब भला कहे को विश्वास करेंगे, आप क्यों विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। उसने कहा आप जो सोच रहे हैं सच बात तो यही है, इसका दाम 2 पैसे ही है, आप कहीं और से इसको 2 पैसे में नहीं पा सकते, इसका असली दाम तो 2 पैसे ही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 29 पर देखेंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। विजय बाबू ने कहा कि ठीक है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से 2 निकाल के दे दो मुझे। और खिलौने वाले ने कहा यानी मुरली वाले ने कहा कि मैंने तो 1000 बनाई है पूरी, इसलिए मुझे इतनी कम भाव में मुझसे 2 पैसे में गिरी है। तो यहाँ पर विजय बाबू ने कहा ठीक है मेरे पास उतना टाइम नहीं है तुम्हारी बातें सुनने के लिए, जल्दी से 2 निकाल के दे दो। 2 मूलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। विजय बाबू ने क्या किया, 2 मूलियाँ ली और अपने घर में आ गए। मूली वाला देर तक उन बच्चों को झुंड में मूलियाँ बेचता रहा, उसके पास कई रंग की मूलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मूली वाला उसी रंग की मूली निकाल देता। बहुत देर तक जो मूली वाला था घर के बाहर बच्चों को झुंड में यानी मूलियाँ देते रहा, उसके पास बहुत कलरफुल यानी मूली थी, तो जो बच्चे को जो कलर की मूली चाहिए वो उसे वो मूली दे देता था। यह बड़ी अच्छी मूली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ही न चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तो ये जो मूली वाला था बच्चों से बहुत अच्छे से बात करता था, जिस बच्चे को जो चाहिए, जिसको जो कलर की मूली चाहिए, यानी पूरा वो बच्चों के मन के हिसाब से ही चलता था। कोई आया है बच्चा जो पैसे लेकर आया तो उसे ये कहता था कि ठीक है हाँ मुझे पता था तुम आओगे, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए मूली निकाली के रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। तो बोलते थे, खिलौना वाला बोलता था तुमने ठीक से पूछा नहीं होगा तुम्हारी मम्मी को, अच्छे से पकड़ कर मम्मी को, हाँ पैरों को पकड़ कर अच्छे से यानी लाड़ से पूछना था मम्मी को, तो तुम्हारी मम्मी पक्का दी रहती तुमको। तुमने ठीक से मांगे नहीं होंगे बोलकर वो बच्चों को कहता था।
हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, तुम फिर से जाकर पूछो, इस बार तुम्हारी अम्मा ज़रूर पैसे देंगे, बोल के खिलौने वाला बोलता था। दो अन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। वो क्या करता था, अगर किसी बच्चे के पास पैसे भी नहीं है, उसके माँ के पास पैसे में से माँ के पास पैसे हैं, तो वो उन्हें भी वो मुरली दे देता। और जिनको पैसे नहीं मिलते उनको अच्छा समझाता था कि जाकर पैसे कैसे पूछने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो मुरली वाला सब बच्चों को मुरलियाँ देकर वापस लौट जाता था, फिर आगे बढ़ जाता था। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज क्या हुआ, ये जो रोहिणी है वो अपने घर में बैठकर उसकी सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। वो सोचती है कि शायद बहुत ही भला इंसान है ये, जो बच्चों से, यानी मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा है जो बच्चों से इतना प्रेम से बात करता है ना। कोई यानी खिलौने वाला फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा है मुरली वाला कि जो इतना बच्चों से यानी प्रेम से बात करता है। शायद इसकी बहुत बड़ी परेशानी होगी, इसीलिए शायद वो इतने कम दामों में ये बेच रहा है अपना पेट भरने के लिए। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली या वाला। उसी समय उसको क्या हुआ, कहीं और गली से उसका आवाज़ सुनाई दिया। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन में कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, कितना यानी मीठा मधुर है इसका आवाज़। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे, पेज नंबर 30 पर हम देखेंगे, स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। बहुत दिन तक रोहिणी को उस मुरली वाली की बातें याद आती रही। वो बच्चे से कितने प्यार से बात करता था, बच्चों को यानी कितना सस्ते में बेचता था, ये सब चीज़ें उसे याद आती रही। फिर बहुत दिनों के बाद मुरली वाला, कुछ महीने गुजर गए और मुरली वाला फिर से नहीं आ रहा, और रोहिणी की भी जो याददाश्त थी, मीन्स उसके बारे में जो सोचना था वो कम हो गया। 8 मास बाद, मीन्स 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राखी सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। क्या हुआ, 6-8 महीने बाद रोहिणी नहा के, ठंडी का समय था, नहाकर अपने बाल ऊपर सुखा रही थी। तब उसने देखा कि जो यानी मिठाई यानी मुरली वाला था, उसी के जैसा आवाज़ आने लगा, और वो बोलने लगा कि बच्चों का मन बहलाने वाला मिठाई वाला, बोलकर वो चिल्लाने लगा। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। मिठाई वाले का जो स्वर था उसके लिए कैसा था, जान पहचान वाला था। छत से रोहिणी नीचे उतर आई। रोहिणी जो है वो धीरे से यानी जल्दी से नीचे उतर कर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उस समय क्या थे, उसके जो हस्बैंड है उसके घर में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। उनकी जो दादी है वो थी जो यानी थोड़ी बूढ़ी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। रोहिणी उनके पास गई और उन्होंने कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए मुझे मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, ज़रा उसे कमरे में बुलाओ और रुकाओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। उसने कहा, मैं बाहर कैसे जाऊँ, उसे ही अंदर बुला लो, मैं एक साइड से खड़े होकर उससे बात कर लूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। दादी ने क्या किया, मिठाई वाले को बुलाया। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है।
जल्दी नहीं घुलती। उन्होंने कहा, मिठाई वाले ने कहा कि बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ है, नई मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी मिठाइयाँ है, इनका जो स्वाद है मुंह में बहुत जल्दी यानी बहुत देर तक रहता है और ये मिठाइयाँ मुंह में जल्दी घुलती भी नहीं। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 31 पर देखेंगे। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। उसने कहा ये कैसी है, बड़े चाव चूसते हैं बच्चे, इसे बहुत यानी चाव से खाते हैं, इंटरेस्ट से खाते हैं, है ना। इसमें क्या है, गुणों में से यानी इसके गुणों से क्या होती है, जो खांसी है वो भी दूर होती है। बोलो कितनी दूर, 1 पैसे में कितनी देता हूँ, 16 देता हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। उसने कहा, दादी ने कहा बेटा तो 16 तो बहुत कम है, तुम एटलीस्ट हमको 25 तो भी देना चाहिए, 25 तो भी देना चाहिए। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। उसने कहा मैं इतना ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। रोहिणी ने कहा दादी फिर भी वह बहुत सस्ती दे रहा है, आप 4 पैसे की ले लो, ये लो पैसे उसे दे दो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। मिठाई वाला क्या करने लगा, अपनी मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मेल भाव अब मुझे ज़्यादा करना न आता भी नहीं। उनकी दादी ने कहा हाँ ठीक है, 2-4 की यानी 2-4 की दे दो। अच्छा मैं यानी 25 नहीं दे रहे तो एटलीस्ट 20 तो भी दे दो, मैं अभी बूढ़ी हो गई, मुझे मोल भाव करना नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा भी मुस्कुराहट फूट निकली। थोड़ी सी हंसी दादी और बोली ठीक है 25 नहीं तो 20 ही दे दो। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। रोहिणी ने पूछा दादी आप उससे पूछो कि ये इस शहर में नया आया है, ये तो यहाँ का निवासी नहीं है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। मिठाई वाले ने कहा मैं यहाँ पर पहली बार नहीं आया हूँ, मैं इसके पहले भी बहुत बार यहाँ पर आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आढ़ी से बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर। रोहिणी ने पूछा पहले भी आप मिठाई लेकर आए कि कुछ और चीज़ बेचने को आए थे। मिठाई वाला हर्ष संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। उसने सही जवाब दिया। उसने कहा मैं इसके पहले मुरली लेकर आया था और उसके पहले मैं खिलौने लेकर आया था बेचने के लिए। रोहिणी का अनुभव ठीक निकला। रोहिणी ने जो सोचा था वही बिल्कुल सही निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। रोहिणी ने जो सोचा था वो सही निकला था, तो ये सब बातें जानकर उसे उसके लिए और भी उत्सुकता हो गई। तो उसने उससे पूछा कि तुम्हें ये सब बेचकर यानी ये व्यवसाय से तुम्हें कितना मिलता है। वह बोला मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। उसने कहा क्या मिलता है, कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलता है, बस खाने भर के लिए मुझे मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता है और कभी कभी तो मुझे मिलता भी नहीं है, पर हाँ संतोष धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। उसने कहा ठीक है खाने को कभी कभी मिल भी नहीं जाता है, मगर मुझे संतोष में से मुझे खुशी मिलती है, संतोष मिलता है और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, सुख मिलता है जो खाने से भी ज़्यादा है। सो कैसे वह भी बताओ। फिर रोहिणी ने कहा कि कैसे मिलता है ज़रा वो भी तो मुझे बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। उसने कहा वो सब फालतू की बातें कि अभी क्या यानी उसकी कोई यही नहीं है, बात करने का कुछ मतलब ही नहीं है, तो मैं क्यों बात करना, वो सब सुन के आपको भी बुरा लगेगा। जब इतना बताया है तब
और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। उसने कहा मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगी, मैं और भी मिठाई ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं कहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कही, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ। उसने कहा अपनी पूरी आप बीती उसने बताई कि मेरे भी बच्चे थे, मेरी भी बीवी थी, मैं भी बहुत अच्छा एक बड़ा इंसान था, घर में नौकर चाकर थे, मगर अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढते हुए फिरता हूँ। यानी वो कहीं ना कहीं तो जन्मे होंगे, उनके खुशी में ही मैं यहाँ पर ये सब करते हुए घूमता हूँ। पेज नंबर 32 पर हम देखेंगे। मरूंगा, इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। वो कह रहा है मैं मरूंगा तो कैसा संतोष से मरूंगा, ये बच्चों में मुझे अपने बच्चों की झलक दिखाई देती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल हंस खेल रहे हैं। खिलौने वाले को ऐसा लगता है कि शायद उसके बच्चे इन बच्चों में ही क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर कर खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। वो कह रहा है आप लोगों की दया से तो पैसे मेरे पास बहुत है, और जो चीज़ नहीं है ये बच्चों को देखकर मैं बाहर से पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। रोहिणी ने मिठाई वाले को देखा और उसकी आंखों में क्या है, पानी है, वो रो रहा है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। उसी में क्या हो गया, उसके जो बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू वो दौड़कर आए और अपनी माँ से लिपट गए, मीन्स रोहिणी से लिपट गए, और उन्होंने कहा माँ मिठाई। आंचल से उन्होंने उसको पकड़ लिया अपनी माँ को और बोला अम्मा मिठाई, मीन्स मम्मी ये मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाई वाले से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। 2 पुड़ियाँ उसने मिठाई से भरी हुई चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। उसने क्या किया, बाहर से उसने पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मधुर स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी ने अंदर से ही पैसे बाहर फेंक दिए और दादी ने कहा अब मिठाई वाले ने कहा मैं ये पैसे नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है, मगर दादी ने कहा नहीं अपने पैसे लेकर जाओ। और थोड़ी देर के बाद वही स्वर, वही मधुर स्वर, मिठाई वाला, सबका दिल बहलाने वाला ऐसा स्वर गलियों में गूंजने लगा। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। बहुत ही अच्छा लेसन दिया गया है बच्चों। यानी जो मिठाई वाला है वो कोई गरीब नहीं था, ठीक है, उसके पास भी भरपूर पैसा था, मगर क्या था, उसका जो परिवार था वो नहीं था। तो परिवार की खुशी पाने के लिए, अपने बच्चों की खुशी पाने के लिए वो ये सब व्यवसाय करता था और उसी में अपनी खुशी ढूंढता था। बहुत ही अच्छा लेसन यहाँ पर दिया गया है। मैं आशा करती हूँ आपको यह लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।